सूचना का अधिकार बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। इसका मूल पिवट है इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको स्पेशली क्रिएट किए गए आरटीआई को कारगर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जहां पे टाइम बहुत महत्व का है। जैसे मैं वापस दोहराता हूं, अदरवाइज इट बिकम्स अ राइट टू हिस्ट्री। ये इतिहास का अधिकार बन जाता है, सूचना का अधिकार कम हो जाता है। इस पे बहुत जोर देना चाहिए कि हर कमीशन को ये जोर देना चाहिए कि वो टाइम में निराकरण करेगा, डिस्पोज करेगा केसेस को। और मेरे हिसाब से 3 से 4 महीना बहुत हो जाता है। अगर वो 3 से 4 महीने में नहीं कर सकते हैं तो उनको सचमुच मॉरल कोई राइट नहीं होता है पीआईओ को बोलने को कि तुझे 30 दिन में करना चाहिए, क्योंकि पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी वो तो और भी काम रहते हैं। सूचना के अधिकार के जो आयुक्त हैं उनका काम एक ही है, सूचना दिलाना या नहीं दिलाना, कानून पे हिसाब से देखना। और ये टाइम का जो है ये कमीशन में जाके खत्म हो जाती है कहानी। वो नहीं होगा तब, और ये लास्ट 10 साल से चल रहा है। कई कमीशन में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगता था उस वक्त भी, और धीरे धीरे अभी बढ़ के 1 साल, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है। कैसे भी करके वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कमीशंस को। दूसरा, मेरे हिसाब से जब कमीशंस का चयन करते हैं तो एक इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का होना चाहिए पब्लिक में, जिसको मीडिया देख सके, जनता देख सके, जिसमें कुछ ना कुछ ये पूछा जाए कि आपने पारदर्शिता के लिए क्या किया है या आपके विचार क्या है, ये बताइए। पब्लिकली जब एक आदमी कोई भी अगर वो विचार दर्शाता है और कमिटमेंट करता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, 90% पब्लिकली अगर किया तो उसको फिर मुकरना मुश्किल हो जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं। तीसरा, मैं मानता हूं, और ये सिविल सोसाइटी को करना है, नागरिकों को करना चाहिए, जवाबदेही लेनी चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल है, महीने में 1 या 2 दिन कुछ वॉलंटियर्स जाके अटेंड करें हियरिंग्स को और रिकॉर्ड करें एप्लीकेंट्स और पीआईओस का कैसे बर्ताव होता है, कमिश्नर का कैसे बर्ताव होता है। कुछ कमीशन के डिसीजंस का एनालिसिस करें कि ये कानून के हिसाब से सही है या नहीं है। और तीसरा, ये देखें कि कमिश्नर्स कुछ रीजनेबल टाइम पे आते हैं और जाते हैं कि नहीं। अगर ये देखा तो मैं समझता हूं कमिश्नर्स की क्वालिटी में भी और उनकी सर्विस में भी बहुत फर्क पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम एक एक अपना अपना किस्सा लेके बैठ जाते हैं, या वो अखबार में आ गया तो बहुत खुश हो जाते हैं। अगर ये हमने सिस्टमैटिकली किया तो ये कानून भारत को बदल सकता है। मेरे हिसाब से पहले 5-6 साल उस दिशा में चला, अब स्टैग्नेशन है, आगे नहीं जा रहा है, और सरकारी तंत्र झूले जा रहा है, कानून का बहुत ही खंडन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कमीशन के डिसीजन भी ऐसे आ रहे हैं। अभी मैंने एक दूसरी मीटिंग में था जहां पे सुना कि मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 48 आवर्स के मैटर्स को सेंट्रल कमीशन को रोज 2-3 घंटे सुनना चाहिए। और मैंने अभी सुना कि सेंट्रल कमीशन 15 दिन या 10 दिन के लिए बंद ही हो गया है। मतलब ये तो मजाक बन गया है। महाराष्ट्र के चीफ कमिश्नर को मैंने कंप्लेन लिखी थी कि भाई ये चीजें कोविड टाइम में वेबसाइट पे रोज डिस्प्ले करनी चाहिए, कितने बेड्स खाली है, कौन से अस्पताल में खाली है, कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं वगैरह, कौन सी दवाई कहाँ मिल रही है, इंपॉर्टेंट दवाई। और मैंने कहा था और भी जो चीज लोग जनता मांग रही है सूचना, वो रोज वेबसाइट पे ही होनी चाहिए। 48 आवर्स इंप्लीमेंट करने की बात ही वाहियात है। बड़े खेद के साथ कहता हूं, मैंने दूसरे दिन चीफ कमिश्नर से बात भी की, उन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा आप देखिए और प्लीज इसका कोई निर्णय लीजिए। 1 हफ्ता होने को आया, चीफ कमिश्नर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मुझे रिस्पॉन्स देना नहीं देना जरूरी नहीं है, या तो वो लिखे कि आपकी बात वाहियात है, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिसीजन नहीं देना है। और मैंने उनको अगले चीफ कमिश्नर का एक डिसीजन दिया जहां पे मैटर अलग थी, लाइफ एंड लिबर्टी की नहीं थी, मगर हमने कंप्लेंट दी थी वेलफेयर स्कीम्स की डिटेल के लिए। 12 घंटे में चीफ कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था। उससे भी शर्म नहीं आती है अगर चीफ कमिश्नर को तो मैं क्या कहूं।
मगर ये दबाव हमें सब जगह बनाना पड़ेगा कमिश्नर्स पे कि आरटीआई डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको ही समझते हैं कि आप ही, मेरे मित्र भास्कर प्रभु उनको एम्बेसडर बोलते हैं, मैं तो कहता हूं वो पिवट है। वो कमीशन का पूरा मकसद एक ही है, सूचना के अधिकार का अमल बेटर हो, बेहतर हो। उसके अलावा सूचना के अधिकार के आयोग का कोई मतलब नहीं है, वो इट्स अ एक्सपेंस ऑन द सिस्टम। मगर ये जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही हम लोग कहते रहेंगे। और तीसरी एक चीज मैं ये आरटीआई एक्टिविस्ट को कहता हूं कि कानून को बहुत ही बुरी तरह तोड़ा मोड़ा गया है कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। उसके बारे में हमें वापस दोहराता हूं, डिस्कशंस करने चाहिए लॉयर्स के साथ, जजेस के साथ, और एक माहौल क्रिएट करना चाहिए कि कानून और संविधान के हिसाब से सूचना का अधिकार चलना चाहिए, न कि मर्जी से। ये हमने किया तो हम मेरे ख्याल से देश को बदलने की बहुत अच्छी उम्मीद ले सकते हैं। नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने का, उनका एम्पावरमेंट होने का, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। पावर में है और जो पावर जिनके हाथ में होना चाहिए, उनके बीच का ये तालमेल बनाने का ये कार्यक्रम है। और इसको अगर हम ठीक से करें तो इसको सक्सेसफुल करेंगे। भारत सचमुच एक स्वराज और लोकशाही बनेगा, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से आरटीआई कानून को निरंतर कमजोर किया जा रहा है, और वो तो हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। और विशेष तौर पे जो आप स्वयं भी एक बहुत ही जिम्मेदार सूचना आयुक्त के पद पर रहे हैं और आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और शायद इसीलिए आप जनता के बीच में सबसे फेवरेट सूचना आयुक्तों में से माने जाते हैं। जब आपकी बात आती है तो सभी को बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए शायद आप इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि सूचना आयुक्तों की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाई है। इस तरह से आप 45 डेज के अंतर्गत इसको डिस्पोज करने की आप बात करते हैं, निरंतर बात करते हैं, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम पीआईओ या अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कैसे नैतिक तौर पे, वैसे आदेश तो ठीक दे सकते हैं, तो कागज में देना है, लेकिन नैतिक तौर पे हम कैसे कह सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जनता की सहभागिता और भागीदारी को लेकर के जो आप बात करते हैं कि हमें निरंतर इसकी चर्चा करते रहनी पड़ेगी, वकीलों के साथ, जजों के साथ, रिटायर्ड जजों के साथ, समाज के और जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी, सिविल राइट्स के लिए काम करने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल, हर तरह से काम करने वाले लोग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमें ये बात निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम इनवाइट करेंगे हमारे जो एक, फिलहाल हम इस विषय पर थोड़ा सा माननीय श्री राहुल सिंह सर को, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उनको हम थोड़ा सा इसमें इनवाइट करेंगे और सुनना चाहेंगे कि जो शैलेश गांधी सर के द्वारा जो बातें कही गई हैं सूचना आयुक्तों के विषय में, इन जिम्मेदारियों को, इसके विषय में उनके क्या विचार हैं। बिल्कुल शिवानंद जी, सिर्फ सूचना आयोग नहीं, मैंने तो जैसे शैलेश गांधी सर जब नहीं जुड़े थे तब मैं बता ही रहा था आपको कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता जो है वो जुडिशरी और जो बाकी जो हैं लोग उनको लेकर के है, और इसीलिए पब्लिक की वॉइस जो है, लोगों की आवाज को बहुत सशक्त बनाना होगा ताकि जो जिम्मेदार हैं वो सुन सके। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया दिल्ली में वहां पर एक कलेक्टर ने, वो जो डीएम होते हैं वहां पर, उन्होंने आदेश निकाल दिया कि हमारे विभाग में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था गुजरात हाई कोर्ट का कि कॉपिंग के रूल्स के तहत वहां पर जानकारी नहीं दी जाएगी थर्ड पार्टी को, वही आदेश का उन्होंने उल्लेख करते हुए कि हमारे यहाँ भी ये नियम लागू हो गया है। तो उन्होंने दिल्ली में अपने विभाग में कर दिया, जानकारी देने से मना कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कई विभाग है, चाहे वो पाठ्य पुस्तक निगम हो, जो कि मतलब पूरी तरह से शासन के खर्चे पर हैं। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में उनके खिलाफ वो रिट पिटीशन जाती रही, और रिट पिटीशन किसके खिलाफ लगती है? स्टेट के खिलाफ लगती है। इसका मतलब है कि वो स्टेट बॉडी है वो उसके। और दूसरे मामले में जैसे आप देखेंगे कि वो
वनोपज संघ है, उनको लेकर के पेंडिंग है, उसमें भी मुख्य सूचना आयुक्त ने दे दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। सूचना आयोग ने ऐसे 3-4 ऐसे निगम मंडल है जिनको सूचना आयोग ने कहा है कि आपको आरटीआई के तहत जानकारी देनी होगी, आप पब्लिक अथॉरिटी हैं। सबकी सब हाईकोर्ट जाकर के स्टे लेकर के आ गए हैं, कुछ तो 7 साल से स्टे लेकर के बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि, और इनमें से कई मामले तो ऐसे हैं कि आप फाइल देख करके ओपन एंड शट केस हैं, कुछ तो ऐसे। एक केस का तो मैंने खुद देखा हुआ है कि हाईकोर्ट ने ये जो वनोपज संघ है उनकी पिटीशन को देखते हुए, कोई एक पुराना मामला था, डिस्प्यूट था कमर्शियल टेंडर प्रोसेस को लेकर के, तो हाईकोर्ट ने उसको, जबलपुर हाईकोर्ट का मामला था, उसमें जस्टिस ने उसको पूरा देखते हुए उसकी व्याख्या की है। उसमें लिखा है कि इट्स ए स्टेट बॉडी, पूरा स्टेट का कंट्रोल है, ये तक हाई जस्टिस लिख रहे हैं। और उसके बाद वही संस्था जाकर के आरटीआई के तहत छूट ले लेती है कि हम आरटीआई के प्रावधान में नहीं आते हैं। उसके बाद फिर मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं कि नहीं आप आरटीआई के अंदर आते हैं, और उसके बाद फिर वापस स्टे मिल जाता है उस पर। तो ये तो एक तरह से मजाक जैसा बनते जा रहा है, और इसको लेकर के मुझे लगता है कि जरूरी है। इसमें एक छोटी सी बात बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले एक बिहार हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें वहां पे जन्म और मृत्यु का जो एक्ट के तहत 1969 का एक एक्ट है, उसके तहत डिजिटल पोर्टल पर पूरा अपडेट होता था, और वो अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोविड की डेथ के बाद से आपको मालूम है उसको लेकर के बहुत ज्यादा डेटा को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई, कितने लोग मरे, क्योंकि सरकार ने उसमें मुआवजा अनाउंस किया हुआ है। तो उसकी वजह से अब प्रशासन के स्तर पे बहुत लोग उसको हाथ खींच रहे हैं उससे कि कितने लोग सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, उसको सर्टिफाई करने का तरीका क्या होगा, ये एक प्रोसेस भी है। तो उसमें जो वहाँ के संजय करोल जी और उनके एस कुमार, जस्टिस एस कुमार की बेंच ने इसमें फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरटीआई से जनता से जुड़ी, जनता को आरटीआई के तहत ये उनका संवैधानिक अधिकार है सूचना पाना, और उन्होंने सरकार को कहा है कि आप 2 महीने के अंदर इस पोर्टल को आप अपडेट करिए। स्टेट से उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं किया, तो स्टेट ने उसमें जवाब दिया कि इसमें कानून जो है वो केंद्र के कानून के तहत ये जन्म और मृत्यु का वो पूरा प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो इसीलिए इस जानकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता आम जनता को, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इससे। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपको ये उनका अधिकार है कि उनको मतलब मृत्यु कैसे हुई है और क्या हुआ है ये जानने का, और इसीलिए फिर उन्होंने 2 महीने के अंदर इसको अपडेट करने का वो दिया है। मैं इसको आपको शिवानंद जी, आपको इसका क्लिपिंग जो है, जो अखबार में प्रभात खबर में इसकी खबर छपी है, तो मैं आपको दे देता हूँ ताकि लोग भी अपने यहाँ जितने लोग हैं उनके बीच में सर्कुलेट हो पाए ये खबर। हम दूसरे वक्ता को शिवानंद जी सुन लेते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला, और आपने बताया कि कैसे ये जो वनोपज संघ वगैरह ये समितियां हैं जिनको आरटीआई के दायरे में लाने के लिए कोर्ट ने ही कहा, और फिर जब इनको जनरल तौर पे मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद इनको आरटीआई के दायरे में लाया गया, तो किस प्रकार इन्होंने उसी कोर्ट में जाकर के स्टे ले लिया। इस विषय पर हमारे बीच में अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अपने कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर भी हैं। नित्यानंद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नित्यानंद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जरा इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये कोर्ट की कार्य पद्धति कैसे काम करती है। सर, जिस केस की चर्चा कर रहे थे, एमपी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन वाला, निगम वाला केस, वो केस मेरे पास आया हुआ है। उस पे हम अभी आया है, उसमें वकालतनामा लगा के मैं वेकेटिंग स्टे लगा रहा हूँ, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही उसमें कोई निर्णय हो जाए कोर्ट के द्वारा, जिस पे माननीय सूचना आयुक्त महोदय ने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को सरकारी एजेंसी माना है और कहा है कि ये सूचना के अधिकार के दायरे में है। उस मामले पे एमपी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे अपील फाइल की थी, रिट पिटीशन लगाई थी, उस पे कोर्ट का स्टे था। तो उस
उससे मैं अवगत हूँ। अब बाकी सारी चीजें आप सब जानते हैं कि न्यायालय का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं, मैं शैलेश गांधी सर से सहमत हूँ कि वो एंटी है, एंटी आरटीआई एक्ट है। उनका तो आरटीआई नाम सुनते पारा गर्म हो जाता है। नहीं, मुझे नित्यानंद जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर एक के बाद एक, मतलब सिर्फ ये इसका मामला नहीं है। परसों मेरे पास एक बैंगलोर से फोन आया। बैंगलोर में एक रिसर्चर हैं। अब सोचिए क्या मतलब क्या स्थिति होती है और इस देश की क्या छवि बनती है बाहर। वो बच्चा जो है वो रिसर्च करने के लिए यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्चर थे, तो उसके वहां पर गाइड ने उसको बोला भी कि आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं रिसर्च, यहाँ पे 1-2 महीने के अंदर पूरा डेटा आपको मिल जाएगा और उसको कंपाइल करके आपका मतलब जो प्रोसेस है रिसर्च का बहुत फास्ट हो जाएगा। तो पता नहीं वो उसको लगा है कि यहाँ पर आकर के पूरे इंडिया में आकर के उसका रिसर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसने जब यहाँ आरटीआई लगा करके जानकारी लेने की कोशिश की, तो यहाँ उसने सिविल सप्लाईज, मध्य प्रदेश में सिविल सप्लाईज में उसने डिपार्टमेंट में लगाई आरटीआई। मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने उसको मार्कफेड जो है उसको दे दिया कि आप ये बताइए कि अनाज जो आप लेते हैं, जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो ग्रेन प्रोक्योरमेंट होता है, उसका पूरा डेटा शेयर करना है। मार्कफेड को ऑलरेडी मुख्य सूचना आयुक्त ने यहाँ पर मध्य प्रदेश के, उनको एक केस में ऑलरेडी बोल दिया कि आप पब्लिक अथॉरिटी हैं। देवर क्लेमिंग एग्जम्पशन कि नहीं हम नहीं है, उन्होंने बता दिया कि नहीं आप हैं। वो स्टे के लिए चले गए हाई कोर्ट में। अब उस रिसर्चर के जब एप्लीकेशन वहां पहुंचा सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से, मार्कफेड ने वापस कह दिया कि आपको हम जानकारी नहीं दे सकते, हम वी हैव गॉट स्टे। मतलब अगर ट्रेंड है और अगर ऐसे यही करना है कि आपको अपनी कॉपिंग रूल्स बनाने हैं, जैसे दिल्ली के वो मजिस्ट्रेट ने कह दिया डीएम ने कि हम हमारे रूल्स के तहत हमको देना है, तो मेरा तो कहना है ये आरटीआई को फिर बंद कर दीजिए इस कानून को। आप सब डिपार्टमेंट का अपना अपना एक एक रूल्स बना लीजिए कॉपिंग का। हाई कोर्ट का बन गया, सुप्रीम कोर्ट का बन गया, बाकी सब डिपार्टमेंट बना लें, तो ये प्रोसेस ही सब खत्म कर दें, आप कानून को खत्म कर दें। जस्टिस बोल दें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भाई इस कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने कॉपिंग रूल्स हैं, आप अपना ये ले लीजिए, कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या मतलब निकलेगा? आरटीआई का मतलब क्या है? राहुल जी सॉरी एक मिनट इंटरप्ट करता हूँ। राहुल जी, इससे भी ज्यादा शर्मनाक मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कमिश्नर था तो मैंने 10 ऑर्डर्स निकाले थे आरबीआई को कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वगैरह देना चाहिए। वो चैलेंज हुए, सब सुप्रीम कोर्ट में गए। 2015 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा डिसीजन दिया, रीजंस अपहेल्ड करके, और कहा कि कमीशन के सब डिसीजंस परफेक्ट हैं, इसमें कोई हम हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद आरबीआई ने वो डिसीजंस को माना नहीं, उन्होंने रिव्यू के लिए गए, रिव्यू भी नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2 साल पहले 2019 में मैंने एक कोऑपरेटिव बैंक का इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगा आरबीआई से। पीआईओ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देना चाहिए, इसके लिए मैं दूंगा, मगर थर्ड पार्टी को पूछ लेता हूं। थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया। फिर थर्ड पार्टी गया फर्स्ट अपील में। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसके लिए मैं तो सूचना दे दूंगा। थर्ड पार्टी गया सेकंड अपील में कमीशन के पास, और कमिश्नर ने अभी स्टे दिया है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर ने स्टे दिया है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अपने फेवर में निर्णय लेता है तब भी इसको उल्टा सीधा किया जा रहा है। ये बहुत बहुत खेद की बात है। और सवाल तो ये होता है सर कि ये लोग छुपाना क्या चाहते हैं? आप देखिए वो रिसर्चर क्या ले जाएगा, कौन सा सोना चांदी ले जाएगा यहाँ भारत का? वो डेटा है, डेटा जो है वो आपके फसल कितनी आपकी हुई है पैदावार, उसका प्रोक्योरमेंट क्या हुआ है, ये वही डेटा तो वो ले रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये इस तरह की जानकारी जो कि जिसको लेकर के हमेशा प्रशासन में ये रहता है कि इसको लेकर के पूरी पारदर्शिता रखी जाए। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की हक की बात करते हैं कि कितना उनसे अनाज लिया जाता है। अगर इन सब मामलों में आप पारदर्शी व्यवस्था नहीं रखेंगे तो फिर एक तरफ आप पारदर्शी व्यवस्था नहीं रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके हक की बात भी कह रहे हैं, तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है
आप क्या कर रहे हैं और क्या एक्चुअल में उसको वो कह रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने है। सर वो एमपी टेक्स्ट बुक वाला केस में देख रहा था, उसमें सर उनकी गवर्निंग बॉडी का मैं मेमो देख रहा था, उसमें सर सारे अधिकारी आईएएस गवर्नमेंट ऑफिसर सब तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, सैलरी सारी सरकार दे रही है उनकी, सब कुछ कंट्रोलिंग बॉडी सरकार है, सरकार कंट्रोल कर रही है, तनख्वाह दे रही है। मजाक कल कोई मारपीट करे तो आप आईपीसी के तहत बताओगे हम पब्लिक सर्वेंट हैं। नित्यानंद जी, उससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला जो है मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ, उससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जस्टिस, हाईकोर्ट के जस्टिस उसमें लिख करके दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें रिसर्च किया हुआ था, मैंने ही उसमें रिसर्च फॉरवर्ड भी किया था उसमें, तो उसमें लिख करके दे रहे हैं कि ये वनोपज संघ जो है ये सरकारी, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, सरकार इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल भी रखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखती है, ये सब लिख करके दे रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने आगे चल करके आरटीआई से एग्जम्पशन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद जब यहाँ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लिख के दे रहा है कि आप हैं, आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, आप पब्लिक अथॉरिटी हैं, फिर वापस हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। मैं उसको देख ये तो मतलब ये ऊपर वाली जेब में रखा रहता है, आप जाएंगे और सीधे निकाल करके दे देंगे। आश्चर्य लगा सर मुझे कि बताइए कि आप सारी अथॉरिटी सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, कंट्रोल्ड बाय सरकार हो, फिर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्यों नहीं हो? क्यों आप आरटीआई से दायरे से बाहर हो? और क्या छुपाना क्या चाहते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप क्या छुपाना चाहते हो? कापियां बेच रहे हो, किताबें बेच रहे हो, उसका पैसा है, उसमें सब्सिडी लेते हो सरकार से, सरकारी स्कूलों में आप किताबें पहुंचाते हो, तो छुपा क्या रहे हो ये नहीं समझ में आता सर। क्यों इस तरह का बिहेव सरकारें कर रही हैं और कुछ समझ से परे है सर। राज्य सहकारी आवास संघ का भी ऐसा ही मामला है। बिल्कुल जी, ये इस तरह से आदमी सब कितने हो गए? एक तो आपका मार्कफेड फेडरेशन हो गया, दूसरा आपका ये राज्य आवास संघ, सहकारी आवास, हाँ, राज्य सहकारी आवास संघ, पूरा गवर्नमेंट से कंट्रोल फंड, मत्स्य संघ जो है, मछुआरों का जो संघ है पूरा नियम। हाँ, तीन तो ये हो गए, चौथा लघु वनोपज संघ हो गया, 4 ये हो गए। पीएम केयर्स भी जोड़ दीजिएगा। हाँ, पीएम केयर्स भी जोड़ दीजिएगा राहुल जी। नहीं, हम अभी स्टेट का मैं देख रहा हूँ, तो स्टेट का तो ये आ ही गए, मतलब इसमें तो ये तो इसमें सब पूरा की पूरा मतलब इन्हें सरकारी खर्चे पर ही है, मतलब इनका जो भी पीएम केयर्स भी वैसा ही है ना। हाँ, वो भी है। अपेक्स बैंक में भी गवर्नमेंट का शेयर है और गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, एमडी वगैरह सब गवर्नमेंट ने बिठा रखा। हाँ, अपेक्स बैंक हाँ, केवल इलेक्शन बहुत टाइम से हुए ही नहीं है और सारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को सब बनाया हुआ है। That way, Mr. Virish Bellur is a lucky person. I mean, in his state, I think there are fewer, agencies which are claiming exemption under RTI. ऐसे हजारों वेबिनार होने चाहिए पूरे देश में और लोगों का रोष प्रकट होना चाहिए, तब शायद कुछ फर्क पड़ेगा। जी, कोई आप बता रहे थे? अब हमें लगता है कि हमारे एक आध जो स्पीकर थे वो पता नहीं, वो एक तो जुड़े थे फिर वो कट गए, हमें लगता है उनकी नेटवर्क का इशू हो रहा है। हमने उनको देखा था, वो जुड़े थे, हम सोचे थे कि अभी उनको इनवाइट किया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करते हैं, अभी कार्यक्रम अपना चलेगा। तब तक हमें लगता है कि हमें अब अन्य पार्टिसिपेंट्स को भी अब इसमें मौका देना चाहिए और उनको इन्वाइट करना चाहिए, वो अपनी अपनी बात रखें कि किस तरह से वो भी अपने प्रयास अपने क्षेत्र में कर रहे हैं जन जागरण को लेकर के, और उनके इस विषय में क्या कहने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे बीच में जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको अपन इनवाइट करेंगे कि वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं, अपनी जानकारी दें। जो नए लोग जुड़ते हैं, कई बार वो जुड़ करके निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलने पाता, इसलिए हम सबसे पहले उनको इनवाइट करेंगे।
कैलाश डाट जी, आप कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? आप ने अपना माइक अनम्यूट किया है। जी सर। बताएं। हाँ सर, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ।